इस टॉपिक में हम थर्ड यूनिट कवर कर रहे हैं और जिसका इंटेलिजेंस है। सबसे पहले हम लेंगे व्हाट इज इंटेलिजेंस। अगर हम देखते हैं तो इंटेलिजेंस बहुत एक कॉमन शब्द है जिसको हम रोज अपने डे टू डे लाइफ में उसको बोलते हैं। तो अगर हम डिफाइन करेंगे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में तो सबसे पहले अगर हम इंटेलिजेंस को बोलेंगे कि इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो व्यक्ति को उसके वातावरण के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करती है। तो जो व्यक्ति अपने वातावरण में बहुत अच्छे से एडजस्ट होगा तो वो उतना ही ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाला या इंटेलिजेंट कहलाएगा। दूसरी कैटेगरी में ऐसी डेफिनेशंस हैं जो बुद्धि को सीखने की क्षमता या एबिलिटी टू लर्न के साथ डिफाइन करते हैं। जिस व्यक्ति में एबिलिटी टू लर्न या सीखने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। तीसरा, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को हम जो है इंटेलिजेंस की तरह डिफाइन करते हैं। जिस व्यक्ति में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता अधिक होगी वो व्यक्ति उतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट कहलाएगा। तो एक कॉमनली अगर हम देखेंगे तो इंटेलिजेंस जो है एक जनरल एबिलिटी है जिसमें बहुत सारी क्षमताएं इंक्लूडेड हैं। तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिसमें वैशलर की डेफिनेशंस 9 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आप उसको ज़रूर याद भी कर लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू वैशलर, इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with his environment। अर्थात बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्य पूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। वैशलर की डेफिनेशन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, रॉबिन्सन ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति में सूझ तथा समस्या समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दर्शाता है। ठीक है। इंटेलिजेंस रिफर्स टू द होल क्लास ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर विच रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद इंसाइट, to adapt himself to new situation and to think abstractly and to profit from his experience। जिन व्यक्ति में ये ज्यादा गुण होंगे वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट कहलाएगा। नेसर ने इसको इस तरह बोला है कि पर्यावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करने, अनुभवों से सीखने, विभिन्न प्रकार के तर्कणा में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता को कहते हैं। नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी है। स्टॉडर्ट ने इसको बोला है कि बुद्धि में वो क्षमताएं हैं जो कठिनता, जटिलता, अमूर्तता तथा मितव्ययता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुशीलनता, सामाजिक मान तथा मौलिकता की उत्पत्ति होती है। कुछ परिस्थितियों में वैसी क्रियाओं को जो शक्ति की एकाग्रता तथा सांवेगिक कारकों के प्रति प्रतिरोध दर्शाता है उसकी प्रेरणा देती है। अगर हम इसको सारी डेफिनेशंस को एक कॉमन एनालिसिस करेंगे तो हम उसके नेचर को, इंटेलिजेंस के नेचर को समझ पाएंगे। नंबर 1, इंटेलिजेंस जो है बहुत सारी कैपेसिटीज का एक एग्रीगेट होता है। उसमें केवल एक ही कैपेसिटी नहीं होती, बहुत सारी क्षमताएं उसमें शामिल होती हैं। सेकेंड, बुद्धि के सहारे हम समस्या समाधान में इंसाइट का सहारा लेते हैं। जो ज़्यादा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है वो कोई प्रॉब्लम को एक नए सूझ के साथ में सॉल्व कर लेता है, ठीक है, और वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से लाभ भी उठाता है। थर्ड जो है, इंटेलिजेंस के सहारे हम पर्पसफुल एक्ट करते हैं। जो ज़्यादा व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा वो उसकी एक्टिविटी बहुत पर्पसफुल होगी, वो उद्देश्यहीन क्रिया कम करेगा। फोर्थ है कि इंटेलिजेंस जो है हमको अपने लाइफ में एडजस्टमेंट करने या एडाप्टेशन में करने में मदद करता है। जो ज़्यादा व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होते हैं वो अपने जीवन में, अपने वातावरण में बहुत ज़्यादा अच्छे से समायोजन कर लेते हैं। फिर फिफ्थ जो है, हम इंटेलिजेंस हमको विवेकशील चिंतन यानी रैशनल थिंकिंग तथा अमूर्त चिंतन करने में भी मदद करता है। ठीक, यानी जो ज़्यादा बुद्धिमानों का व्यक्ति, उसको थिंकिंग उसकी ज़्यादा अच्छी होगी, रीजनिंग अच्छी होगी उसकी, ठीक है, जो भी काम करेगा वो रैशनल या युक्तिपूर्वक बिहेवियर वो करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन और जटिल कार्य को भी बहुत समझ के कर लेते हैं और उनमें कार्यों में ओरिजिनलिटी होती, मौलिकता भी होती है। ठीक है, तो ये हुए नेचर। नेक्स्ट जो है, वर्णन ने उसमें कुछ
तीन प्रकार के इंटेलिजेंस के अर्थ बताए हैं। नंबर वन, इंटेलिजेंस एज जेनेटिक कैपेसिटी, मतलब जो सबसे पहली जो कैपेसिटी है वो इंटेलिजेंस ए का नाम दिया है, वो कैपेसिटी जो हमको अपने जन्म से मिली होती है, इनहेरिटेड होती है, हमको जेनेटिक मिली होती है, ठीक है। तो ये उसको आनुवंशिक गुण माना गया है। तो सेकंड जो है इंटेलिजेंस बी का इन्होंने नाम दिया है इंटेलिजेंस एज एन ऑब्जर्व बिहेवियर। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस जो है जीन्स और वातावरण दोनों की इंटरैक्शन की वजह से होती है, केवल जेनेटिक फैक्टर नहीं होता, उस पर एनवायरनमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे इंटेलिजेंस में, और हेब ने इसको इंटेलिजेंस बी का नाम दिया है। और ये हमारे फिनोटाइप का स्वरूप है, जो इंटेलिजेंट हमको ऑब्जर्व होता है। थर्ड, इंटेलिजेंस एज द टेस्ट स्कोर, यानी कि जो भी ये ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस है, यानी इसको इंटेलिजेंस सी भी कहते हैं, कि वास्तव में इंटेलिजेंस वो है जो हम अपने कोई इंटेलिजेंट टेस्ट के द्वारा जिसको मापते हैं, जो भी बुद्धि निकल के आती है वो हमारे इंटेलिजेंट टेस्ट के द्वारा माप के निकल के आती है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आते टॉपिक पे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, इसके अलावा और भी बुद्धि होती है जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी नाम लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया था सोशल इंटेलिजेंस, फिर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, फिर कंक्रीट इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है कि जो जिस व्यक्ति में ये सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है तो वो उसका व्यवहार बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा होता है, उसका सोशल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता है, वो लोगों को बहुत अच्छे से पहचान भी लेता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। उसका सोशल स्किल भी बहुत अच्छा होता है, और जिसमें ये इंटेलिजेंस सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है वो बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं अपने जीवन में। नेक्स्ट जो है जिन एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जिन व्यक्तियों ऐसी क्षमता से होता है जो वर्बल जो मैथ्स के सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसे लोग बहुत साइंटिस्ट बन सकते हैं, और पेंटर, या इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक इनका व्यू पॉइंट होता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनकी ज़्यादा होती है, और तो इनको ऐसे लोग क्या बन सकते हैं, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस या आर्टिस्ट एक्सेट्रा बन सकते हैं। जिनमें थर्ड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इसको कंक्रीट इंटेलिजेंस कहा है। ऐसे लोग हर चीज़ को जोड़ना घटाना इन सब में उनकी बहुत तेज बुद्धि होती है, और ऐसे लोग बिजनेसमैन बहुत अच्छे बन सकते हैं, और ठोस वस्तुओं के महत्व को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए उनका विभिन्न परिस्थितियों में उनका वो एडजस्टमेंट बहुत अच्छा होता है। एक और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है। इमोशनल इंटेलिजेंस, अब पीछे चलते हैं, हमने लिखा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट गोलमैन ने दिया था सबसे पहले। गोलमैन ने कहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस या सामवेगिक बुद्धि भी होती है कि कोई व्यक्ति अपने इमोशंस को कितने अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, अपने इमोशंस को कितना अच्छे से मैनेज कर लेता है, वो कितना इम्पल्सिव है, क्या कितना अपने इमोशंस को कितने अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, और दूसरों के इमोशंस को भी कितने अच्छे से मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी वो कठिन परिस्थितियों में घबराएंगे नहीं, वो बहुत धैर्य के साथ किसी भी कठिन परिस्थितियों को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात होती है, जो हम लोग आजकल मशीन्स के या कंप्यूटर्स के द्वारा जो इंटेलिजेंस को मापने की या मेजर करने की कोशिश करते हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा है मेंटल एज। मेंटल एज क्या होता है? 2 प्रकार की एज होती है हमारी। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, एक होती है मेंटल एज, ठीक है। जैसे कभी कभी हम लोग नॉर्मल बातचीत करने में कहते हैं किसी से कि जितना तुम बढ़ गया हो उतनी तुम बुद्धि नहीं लगाते हो, ठीक है। तो मेंटल एज अलग होती, क्रोनोलॉजिकल एज अलग होती। क्रोनोलॉजिकल एज वो होती जो हमको डेट ऑफ बर्थ से हमारे वास्तविक आयु से द्वारा ज्ञात होती है, कि जैसे कोई 7 साल 6 महीना, या कोई 5 साल या 15 साल 7 महीना, इस तरह से उसकी क्रोनोलॉजिकल या एक्चुअल एज होती है, ठीक है। दूसरा मेंटल एज क्या होती है? मेंटल एज का कॉन्सेप्ट बिने तथा साइमन ने सबसे पहले दिया था, और इसको टुकमैन ने भी उसको इस तरह से डिफाइन किया है कि ये मेंटल एज एक ऐसा स्कोर होता है जिसका निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत
निष्पादन या उसके परफॉर्मेंस के साथ उसकी तुलना करके किया जाता है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई किसी की मेंटल एज कितनी है वो उसके ही एज लेवल के बच्चों के साथ कंपैरिजन करके निकाली जाती है। ठीक है, और मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है हम लोग इंटेलिजेंट टेस्ट के द्वारा ही हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं कि किसी की मानसिक आयु क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 6 साल का बच्चा, वो अगर 6 साल के बच्चों की ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उसकी एवरेज एज आएगी। अगर वो 8 साल के बच्चों की प्रॉब्लम हल कर लेता है तो उसका नेचुरल है कि उसकी मेंटल एज जो है उसके क्रोनोलॉजिकल एज से अधिक है, तो अबव एवरेज होगा। और अगर उस 6 से कम या 4 साल के बच्चों की ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है तो इसका मतलब उसकी मेंटल एज जो है उतनी ग्रो नहीं की है, अब उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से उसकी मेंटल एज कम हो गई। ठीक है, तो ये मेंटल एज जो है क्रोनोलॉजिकल एज से कम, अधिक या उसके बराबर हो होता है। और जिसकी मेंटल एज जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अधिक बुद्धिमान कहलाएगा। अब जो कॉन्सेप्ट आता है आईक्यू का या इंटेलिजेंस क्वेश्चंट का, इसको निकालने का तरीका है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। एक तरह से ये परसेंटेज होता है। और इसका सबसे पहले बिने साइमन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों, विलियम स्टर्न ने भी इसको दिया था। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका वही है कि अगर आपके सामने कोई सॉल्व दिया हो कि मान लो किसी बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज इतनी है और उसकी मानसिक आयु इतनी है तो उसकी आईक्यू कितनी होगी, तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। पहले मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आईक्यू उसी तरह से हो गई। अगर मान लो, और मेंटल एज कैसे निकलती है, किसी टेस्ट के द्वारा, इंटेलिजेंट टेस्ट के द्वारा ही मेजर किया जाता है। बहुत सारे टेस्ट हमारे साइकोलॉजी में अवेलेबल है जिससे हम इसकी मेंटल एज को और आईक्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो किसी की 6 वर्ष की क्रोनोलॉजिकल एज है और हमने उसको टेस्ट के द्वारा उसकी मेंटल एज जो है 5 years की आई, तो 5 ÷ 6 × 100 उसकी निकलेगी। और मेंटल एज जितनी कम होगी उसकी आईक्यू जो है वो उतनी ही बिलो एवरेज कहलाएगी। ठीक है, और अगर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर है तो एवरेज आएगा, और अगर मेंटल एज इससे ज्यादा है तो वो अबव एवरेज कहलाएगा। ठीक है, नीचे एक देखो, एक टेबल दी हुई है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक एवरेज है, कहाँ से अबव एवरेज या सुपीरियर या कहाँ जीनियस कहलाए। ठीक है, जैसे 140 या उससे अधिक अगर बच्चे की आईक्यू आती है तो वो जीनियस कहलाता है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको डेविएशन आईक्यू कहा जाता है। डेविएशन आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो बाद में वेशलर ने दिया था। वो ये आईक्यू के कॉन्सेप्ट से अलग है। इसमें हम मेंटल एज को नहीं लेते हैं, और इसमें किसी की आईक्यू निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, और उसका मीन हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो इससे हम किसी की डेविएशन आईक्यू नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे किसी की आईक्यू लेवल को निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से ऊपर होती किसी की तो वो अबव एवरेज कहलाएगा, और उस मीन और मीन से नीचे होती तो वो बिलो एवरेज कहलाएगा, और मीन से ऊपर होगी तो अबव एवरेज कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज हो गया। उसके 2 टॉपिक्स हमारे खत्म होते हैं, व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज आईक्यू। ओके, 3rd यूनिट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। तो इंटेलिजेंट टेस्ट बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो आइटम्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं वो वर्बली बोल के लिए जाते हैं, इसलिए उनको वर्बल टेस्ट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, इसका स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट एक वर्बल टेस्ट है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें आइटम्स जो है वो वर्बली नहीं बोले जाते हैं, इस आइटम्स जो है कुछ पिक्चर्स के या डिज़ाइंस के फॉर्म्स में रहते हैं और उसको सॉल्व करना होता है। जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं उसको कल्चर फेयर टेस्ट या कल्चर फ्री टेस्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता, वो किसी भी कल्चर में एज इट इज़ दिए जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें कुछ ब्लॉक्स होते हैं या कुछ डिज़ाइंस होते हैं, कुछ जिनको मैनिपुलेट करके उनको सॉल्व करना होता है। एग्जाम्पल इसका है अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट, आपने अपने टेस्ट में किया भी है।
प्रैक्टिकल्स में। दूसरा एक है कोर्स ब्लॉग डिज़ाइन टेस्ट, इसमें बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं, उनको ज्वाइन करके एक डिज़ाइन बनानी पड़ती है, तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस जिनको हम इंडिविजुअली दे सकते हैं, केवल एक पर्सन को एक बार में दे सकते हैं। जिसका एग्जांपल है जैसे भाटिया बैटरी टेस्ट, और स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट भी एक इंडिविजुअल टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है जो ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट ऐसे होते हैं जिसको हम कई सारे लोगों पे एक समय में एक साथ हम उस पर कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे आर्मी अल्फा टेस्ट, ये भी एक ग्रुप टेस्ट है। तो ये दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने लॉस भी हैं। जैसे ग्रुप टेस्ट में टाइम सेव होता है, और इंडिविजुअल टेस्ट में हम इंडिविजुअली किसी को बहुत अच्छे से उसका इंटेलिजेंट टेस्ट हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है गर्ल्स वो है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आपके कोर्स में जो सबसे पहले थ्योरी है उसको स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी है, ये 1904 में इन्होंने डेवलप की थी, और इन्होंने फैक्टर एनालिसिस किया था। और एक फैक्टर एनालिसिस स्टैटिस्टिकल मेथड है, और उन्होंने दो फैक्टर्स इंटेलिजेंस के ज्ञात किए थे। पहला है जी फैक्टर, जिसको जनरल फैक्टर कहते हैं। ये जनरल मेंटल एक्टिविटीज़ को मेजर करता है, और अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन ये जनरल फैक्टर्स जो होते हैं वो इनेट होते हैं, यानी हमको जन्मजात प्राप्त होते हैं। इसमें ट्रेनिंग और कोई पास्ट एक्सपीरियंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी व्यक्ति में जी फैक्टर कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल्स हैं जी फैक्टर्स के क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जैसे फ्लूइड रीजनिंग है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्किंग मेमोरी, नॉलेज, विजुअल स्पेशियल प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो इन्होंने फैक्टर बताया वो स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर है। एक्स फैक्टर जो है इसका एग्जाम्पल है मैकेनिकल, वर्बल, स्पेशियल, न्यूमेरिकल, कंप्रीहेंशन और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। और एस फैक्टर पे ट्रेनिंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस का प्रभाव भी पड़ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल है म्यूजिशियन कोई बहुत अच्छा होता तो उस पर ट्रेनिंग का या पास्ट एक्सपीरियंसेस का प्रभाव पड़ सकता है, और ट्रेनिंग से हम उसका और बेटर कर सकते हैं इस कैपेबिलिटी को, ठीक है। और इनकी थ्योरी को जी फैक्टर थ्योरी या मोनार्किक थ्योरी भी कहते हैं। और एक तरह से स्पीयरमैन की थ्योरी बाकी सारी थ्योरी के लिए एक फाउंडेशन का काम करती है, और इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का वो अपनाया था, मेथड अपनाया था। नेक्स्ट जो है आपके कोर्स में वो है थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इन्होंने एक तरह से स्पीयरमैन की थ्योरी को रिजेक्ट किया था, और उन्होंने बोला था कि मानसिक प्रक्रियाओं या क्षमताओं का एक सामान्य प्रधान कारक होता है जो उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं को आपस में एक सूत्र के साथ बांधे रखता है, तथा साथ ही इन सब मानसिक प्रक्रियाओं को अन्य मानसिक प्रक्रियाओं से भिन्न भी रखता है। इंग्लिश में है देयर इज अ कॉमन प्राइमरी फैक्टर ऑफ ऑल मेंटल एबिलिटी व्हेन कंबाइंस ऑल which combines all of them and also separates this from other mental processes. All mental processes of intelligence are correlated with each other and form a group. ठीक है, तो उन्होंने जो 7 एबिलिटीज़ इंक्लूड की है इंटेलिजेंस के अंदर, जैसे नंबर 1 है वर्बल मीनिंग एबिलिटी और वी, सेकेंड है वर्ल्ड फ्लुएंसी एबिलिटी और W, सी है स्पेशियल एबिलिटी और S, डी है न्यूमेरिकल एबिलिटी और N, ई है रीजनिंग एबिलिटी और R, F है मेमोरी एबिलिटी और M, और G है परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी या P। इनके आपके डिटेल्स आपकी बुक में होंगे, हमने इसके नोट्स भी भेजे, आप लोग उसमें से इसके डिटेल्स जरूर देख लीजिएगा। थर्ड जो थ्योरी है वो गार्डनर की थ्योरी है, गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में 7 एबिलिटीज़ को इंक्लूड किया हुआ है जो एक दूसरे पे से इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये कौन कौन सी हैं? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिक एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस। फोर्थ है बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस एंड पर्सनल अदर इंटेलिजेंस, ठीक है।
तो ये उन्होंने 7 जो है उसके फैक्टर्स जो है बताए हैं। ठीक है, इनकी डिटेल्स अभी हम आप लोग को बता देंगे। नेक्स्ट जो है गिलफर्ड की थ्योरी, आप लोग के कोर्स में लेकिन एक आपको मालूम होना चाहिए इसमें। तो गिलफर्ड ने क्या बताया, इन्होंने 3 इनकी भी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी कहलाई जाती है, और इन्होंने 3 उसके फैक्टर्स बताए। पहला है ऑपरेशन, सेकंड है कंटेंट, तीसरा है प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद एक और थ्योरी है जो जिसको कैटल की थ्योरी कहते हैं। कैटल ने अपने दो तरह की इंटेलिजेंस बताई थी। पहला फ्लूइड इंटेलिजेंस, जो है तरल बुद्धि इसको कहते हैं, ये जिस रीजनिंग एबिलिटीज़ हैं इन सबको इंक्लूड करता है। सेकंड जो इन्होंने बताया है वो है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ये एक्वायर किया जाता है और फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी काफ़ी कुछ स्पीयरमैन के थ्योरी के से मिलती जुलती है। ठीक है, अब अगर हम गार्डनर की थ्योरी को डिटेल में लें तो सबसे पहले जो इन्होंने बताया है, पीछे चलते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में क्या आता है कि किसी व्यक्ति की वाक्यों या शब्दों को उसकी कम्प्रीहेंशन एबिलिटी क्या है, उसकी वोकैबुलरी क्या है, शब्दों के क्रमों के बीच के संबंधों को पहचानने की उसकी क्षमता क्या है। ठीक है, तो वो ये रिलेटेड लिंग्विस्टिक या भाषा से रिलेटेड होती। सेकंड जो इन्होंने बताया है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ये इस बुद्धि में तर्क वितर्क कैसे करता है व्यक्ति, यानी रीजनिंग कैसे करता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, और किसी अंकों के क्रम के पीछे छिपे रिलेशनशिप को कैसे पहचानता है, और एनालॉजिकल एबिलिटी की क्षमता उसकी क्या है, ये आता है। ठीक है, उसके बाद स्पेशियल इंटेलिजेंस या स्थानिक बुद्धि, इसमें जो स्पेशियल फिगर्स होते हैं उनको मानसिक रूप से परिवर्तन करने की क्षमता तथा स्पेशियल विजुअलाइजेशन करने की क्षमता इंक्लूडेड रहती है। जो बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है, इस बुद्धि में व्यक्ति किस प्रकार अपनी शारीरिक गति को नियंत्रित कर पाता है और वस्तुओं को किस ढंग से, स्किलफुल ढंग से घुमाने का उसमें क्षमता उसमें क्या है। ठीक है, तो जैसे कोई डांसर्स होते हैं या जिम्नास्ट्स होते हैं, उनमें ये बुद्धि अधिक पाई जाती है। ठीक है, और ये अपने शरीर की पूरी गति पे नियंत्रण, पर्याप्त ढंग से नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, और ये जिन लोगों में ये अधिक होती है वो क्रिकेट खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी, न्यूरोसर्जन्स और जो शिल्पकार होते हैं, उनमें ये वाली चीज़ें, ये बुद्धि अधिक पाई जाती है, क्योंकि उनमें ये स्किल, किसी काम को बहुत स्किल पूर्ण ढंग से करने की क्षमता होनी चाहिए इसमें। उसके बाद जो इन्होंने म्यूजिकल इंटेलिजेंस बताया है, इस बुद्धि में वही हो गया कि किस तरह से किसी चीज़ की पिच या रिदम को किस तरह से वो समझने की क्षमता रखता है। ठीक है, और जैसे बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस होते हैं, वो किस निपुणता से किसी म्यूज़िक को कंपोज कर लेते हैं। ठीक है, और तो वो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस उनमें ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बोला है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि या पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली बुद्धि व्यक्ति अपने भावों को और अपने संवेगों को बहुत अच्छे से मॉनिटर करने की उनमें क्षमता होती है, और उनको डिस्क्रिमिनेट करने की भी क्षमता होती है, अपने को एनालाइज बहुत अच्छे से कर लेता है। तो एक तरह से ये इमोशनल इंटेलिजेंस का ही एक रूप इन्होंने बताया है कि व्यक्ति अपने संवेगों को बहुत अच्छे से वो कंट्रोल कर सकता है। और गार्डनर ने इसको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का नाम भी दिया है, INTRA, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का नाम भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट बताया इन्होंने पर्सनल अदर इंटेलिजेंस बताया है, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। ठीक है, तो ऐसी बुद्धि वालों के, इन लोग को एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी इसको कह सकते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति जिनमें ये बुद्धि ज़्यादा होती है, तो वो दूसरों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, दूसरे क्या क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, और उनके साथ वो उनको मूड्स को, उनके टेम्परामेंट को, उनको समझने की क्षमता उसमें बहुत अच्छी होती, तो वो अदर ओरिएंटेड एक तरह से होते हैं। और वो व्यक्ति, दूसरा वाला व्यक्ति किसी परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करेगा, इसका वो बहुत अच्छे से, इसकी एनालिसिस और पूर्व कथन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरों की पहचानने की क्षमता जिन लोगों में अधिक होती है, तो वो पर्सनल अदर इंटेलिजेंस कहलाती है। हो गया है। आ भाई अभी बेटा ताता आतल है। हाय, हाय राम तो